बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, लास्ट हमने जो लेक्चर यहाँ डिस्कस किया था, दैट वाज द अर्ली मुस्लिम। अर्ली मुस्लिम में हमने ये मेन इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि मुसलमान किस तरह से अरब जो सरजमीन थी उससे इस्लाम किस तरह फैला, फिर अरब से बाहर आया और फिर वो किस तरह से इराक, सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और यूरोप तक फैला। किन लोगों ने इस इस्लाम को या पूरी इस्लामिक जो स्टेट थी इसको फैलाने में क्या रोल प्ले किया, कौन सी डायनेस्टी थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें हमने दो बड़ी डायनेस्टीज उमैयाद और अब्बासीज, इन दो डायनेस्टीज को डिस्कस किया। उमैयाद में हमने क्या डिस्कस किया कि उन्होंने पहले दमस्कस यानी सीरिया का एक बहुत ही एंशिएंट सिटी था, उसको अपना कैपिटल बनाया। उसके बाद वो नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप तक एक्सपेंड की उस इस्लामिक स्टेट को, और फिर स्पेन का एक शहर कर्तबा उसको अपना कैपिटल बनाया। तो वहाँ पूरे एक साउदर्न यूरोप में स्पेन, इटली, सिसिली और उसके नेबरिंग जो स्टेट थी उसमें इस्लाम बहुत तेजी से फैला और मुसलमानों का स्ट्रांग होल्ड जो है वो स्पेन बन गया। ऑन द अदर हैंड, जब उमैयाद डायनेस्टी वीक हुई तो उसके अगेंस्ट में अब्बासीज जो है वो पावर में आए, और अब्बासीज ने अपना जो जो कैपिटल है वो बगदाद को बनाया, और जो बगदाद जो कि दजला और फरास के बिटवीन एक शहर था उसको बनाया, उसको रीबिल्ड किया और वन ऑफ द फेमस और सिटी बन गया इन अब्बासीज के ज़माने में। और आर्ट एंड कल्चर, साइंस, लर्निंग, एजुकेशन, इन सब का एक सेंटर पॉइंट बन गया। दूर दूर से मुसलमान बगदाद में एजुकेशन हासिल करने आते थे। यहाँ बड़ी उस जमाने में लाइब्रेरीज थी, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, जो कि लैटिन और ग्रीक जो बुक्स थी उनको अरबिक में कन्वर्ट करके मुसलमानों के लिए कन्वर्ट किया गया था। और इससे बहुत अब्बासी जो थे वो एजुकेशन और लर्निंग की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने हर तरीके से जैसे भी मुसलमानों में एजुकेशन दी जा सकती थी उन्होंने वो तरीका अख्तियार किया, एनकरेज किया, हर तरीके से एनकरेज किया। और मुसलमानों का जो गोल्डन एज कहलाता है वो यही दो जो अब्बासी डायनेस्टी के दो रूलर, हारून रशीद और मामून रशीद का जो एरा है, दैट वाज द गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम एरा। यहाँ पे हर चीज अपनी एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर, सारी चीजें अपनी पीक पे थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे वो इस जमाने में मौजूद थे, बहुत इन्वेंशंस हो रही थी। ये सारी चीजें हारून रशीद और मामून रशीद के ज़माने में होते। जब भी मुसलमान अपना गोल्डन एज को याद करते हैं तो उसमें इन दो लोगों का नाम ज़रूर आता है। और जब ये उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जब ये डिक्लाइन हुआ तो मंगोल्स ने जो है इनको कैप्चर करने शुरू किए मुसलमानों के इलाके, और इनकी एटलीस्ट जो इनकी अब्बासी की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी। हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज द क्रूसेड्स। ये एक हमारा आज का टॉपिक है। क्रूसेड्स एक 11th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी के बिटवीन जो थे वो क्रिश्चियंस ने जो है वो मुसलमानों के जितने भी इलाके थे वो कैप्चर करना शुरू कर दिए। स्पेशली सीरिया है, लेबनान है, फ़लस्तीन है, ये सारे इलाके जो थे मुसलमान जो थे वो क्रिश्चियंस ने जो कैप्चर करना शुरू कर दिए। एंड मुसलमानों की जो एक जब ये सारे इलाके कैप्चर करना शुरू कर दिए ऑन द 11th टू बिटवीन 11th टू 15th सेंचुरी, जब मुसलमान और क्रूसेड्स की जंग हो रही थी, इस पूरे पीरियड में
बेसिकली क्रूसेड्स किसको कहते हैं? क्रूसेड्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है क्रॉस, और क्रॉस हम सबको पता है कि क्रिश्चियंस का जो एक रिलीजियस सिंबल होता है। तो इसी वजह से इनमें जो जंग करने वाले थे, क्योंकि जंग में जो एनकरेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले क्या चीज करती है? दैट इज रिलीजन। रिलीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जंग में जीतने के लिए, या उसको कंटिन्यू रखने के लिए, या उसमें जो एक वॉर जो जुनून होता है उसको काम करने के लिए रिलीजन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट वाज, वो सारे जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने अपना जो जंग कर रहे थे वो क्रूसेड्स, और जो जंग करने वाले जो सोल्जर्स थे अपने आप को क्रूसेडर्स कहते थे। और इसी दौरान यानी 11th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी मुसलमानों का जो किबले अव्वल था, यानी कि क्या था मुसलमानों का किबले अव्वल? बैतुल मुकद्दस। बैतुल मुकद्दस पे क्रिश्चियंस ने कब्जा कर लिया। बेसिकली बैतुल मुकद्दस एक ऐसा शहर है जो कि 3 बड़े मज़ाहिब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, जिसमें जूइश यानी यहूदी, क्रिश्चियंस और मुसलमान। इन 3 जूइश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि जूइश के जो पूरे बनी इसराइल थे वो इसी इलाके में रहे जब वो इजिप्ट से माइग्रेट करके आए फिरौन के ज़माने में। यही उनका मेन रिलीजियस सिटी था, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई थी इबादत के लिए। तो यहूदियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिलीजियस सिटी है जेरूशलम। इसके अलावा ईसाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर क्यों है? क्योंकि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। यहीं पे बीवी मरियम अलैहिस्सलाम जो थी यहीं रहती थी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जेरूशलम में ही हुई। इस तरह इन 2 मज़ाहिब के लिए जो है ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट था। और मुसलमानों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? एक तो मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट यूँ था कि जितने भी नबी हैं वो मुसलमानों के लिए सब अहम है, क्योंकि हर नबी पे ईमान लाना मुसलमान के लिए लाजमी है। और मुसलमानों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह किबले अव्वल कहलाता है, यानी पहले मुसलमान किबले अव्वल यानी बैतुल मुकद्दस की तरफ किबला करके नमाज पढ़ा करते थे, और उसके बहुत अरसे तक पढ़ा। उसके बाद मक्का यानी बैतुल हराम यानी मक्का की तरफ जो है वो किबला उसको बनाया गया, और फिर मुसलमान किबले की तरफ जो है रुख करके नमाज पढ़ने लगे। इसलिए मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये पहली दफ़ा जो है मुसलमानों के अंडर कंट्रोल आया, और उस वक्त से तकरीबन 11th सेंचुरी तक मुसलमानों के अंडर कंट्रोल रहा। बट 11th सेंचुरी के बाद जब इन्वेडर्स का जो वो पावर पकड़ लेते गए, और तो उन्होंने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर लिया। 1188 में एक मुस्लिम रूलर सलाउद्दीन अय्यूबी, एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर था, जिसका हमेशा से नाम जो है वो याद रखा जाएगा। बेसिकली उस वक्त जो पूरे इराक पे रूल कर रहा था वो, उसके रूलर का नाम था नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन जंगी ने अपना जो नायब था वो इजिप्ट का जो गवर्नर था वो सलाउद्दीन अय्यूबी को बनाया था, और ईस्ट में वो खुद रूल कर रहा था, यानी इराक और सीरिया और नॉर्दर्न इराक के पूरे इलाके पर वो खुद गवर्नमेंट कर रहा था, और इजिप्ट में उसने सलाउद्दीन अय्यूबी को जो है वो गवर्नर बनाया था। यहाँ पे इन द मीन टाइम क्या क्रूसेडर्स अपना अटैक कर रहे थे, और बहुत बड़ी तादाद में पूरे यूरोप के जो कंट्रीज थे उनकी एक कंबाइंड यूनाइटेड एक फोर्स थी। वो सब मिलके बैतुल मुकद्दस को कब्जा करने के लिए जंग कर रहे थे। बहुत उनके पास फंड थे पूरे यूरोप के कंट्रीज के, और उसको जो लीड कर रहे थे वो इटली यानी कि वेटिकन जो था उनका उस वक्त रिलीजियस सिटी था, वो वहां से उसको कंट्रोल कर रहा था। मुसलमान बहुत कोशिश के बावजूद भी जीत नहीं पा रहे थे, बट इन द लास्ट सलाउद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी ने एक प्लान ऐसा बनाया कि वेस्ट से जो है सलाउद्दीन अय्यूबी ने जो था वो अटैक किया, और ईस्ट से जो है ना नूरुद्दीन जंगी को अटैक करना था। इस तरह से इन्होंने प्लान एक बनाया, और बहुत ही उसको जो लीड किया वो सलाउद्दीन अय्यूबी ने किया। ऑब्वियसली जो ईस्ट से आर्मी थी
वो नूरुद्दीन जंगी की खुद तो नहीं, खुद उसको लीड नहीं कर रहा था, बस ईस्ट से जो गवर्नमेंट थी वो ईस्ट साइड से अटैक किया और वेस्ट से जो था वो सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसको लीड करते हुए किया और बहुत ही जबरदस्त एक जंग हुई, बहुत कैजुअलिटीज हुई मुसलमानों और क्रिश्चियन की, और बिलाखिर सलाउद्दीन अय्यूबी ने वो जंग जीत ली और बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों का दोबारा कब्जा हो गया। ये बहुत रिमार्केबल विक्ट्री थी जिसकी वजह से सलाउद्दीन अय्यूबी को हमेशा याद रखा जाता है, और याद इस वजह से भी रखा जाता है कि उस वक्त जो उनका जो सिपह सालार यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो क्रूसेडर्स का था वो ऑलमोस्ट मुसलमानों के कैप्चर में आ चुका था, बट सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसको रिलीज कर दिया और जाने दिया। इसकी वजह से भी वो बहुत इंस्पायर हुआ सलाउद्दीन अय्यूबी से कि वो ऑलमोस्ट मुझे पकड़ सकता था या मार भी सकता था, बट सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसको जाने दिया इन केस के वो चला गया। लेकिन इसी वजह से क्रिश्चियंस ने उसको दोबारा जो है ना फोर्स किया कि आप बच के आ गए हैं, फिर से आप जो है ना दोबारा अटैक करें मुसलमानों पे, बट उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो सलाउद्दीन अय्यूबी की इस बात से बहुत इंस्पायर हुआ था कि वो मारा जा सकता था, बट सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसको फॉरगिव करके छोड़ दिया और ऐसा इस तरह से रखा कि जैसे उसने देखा नहीं है, वो अपनी छोटी सी जो आर्मी जितने भी लोग बचे थे उनके साथ वो यरूशलेम से निकल गया। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी और बहुत ही काइंड था, उसने बहुत ही अच्छी जो है लीडरशिप ली और बहुत ही अच्छा वहाँ का कंट्रोल संभाला बैतुल मुकद्दस का। सलाउद्दीन अय्यूबी के काइंडनेस का यह था कि अपने जितने भी सोल्जर्स एनिमीज के सोल्जर थे एक तो सबको माफ कर दिया, और जितने भी वुंडेड यानी जख्मी थे उन सबके लिए डॉक्टर्स को भेजा, उनका इलाज कराया। और जो रिचर्ड वन जो इंग्लैंड का किंग था, जब वो बीमार हुआ तो उसने सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसके लिए अपने यहाँ से डॉक्टर भेजा इलाज के लिए। ये सारी चीजें ऐसी थी जो उससे वो लोग बहुत ही जो है वो इंस्पायर हुए सलाउद्दीन अय्यूबी की लीडरशिप से। सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपना जब वहाँ कंट्रोल संभाला तो स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनवाए। तो सलाउद्दीन अय्यूबी अपनी लीडरशिप और जिसने रिफॉर्म्स किए थे अपने इलाके में उसके लिए, उसकी वजह से वो हीरो के तौर पे आज तक जाना जाता है। यानी उसकी डेथ 1193 में 1188 में उसने बैतुल मुकद्दस फतह किया और 1193 में जस्ट आफ्टर 5 ईयर उसकी डेथ हुई। बट वो आज भी एक हीरो के तौर पे मुसलमानों में याद रखा जाता है, और वो एक तरह से हम उसको कह सकते हैं कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी बन गई है, वो इतनी जबरदस्त था। और ये सबसे आप हैरान होंगे कि इतना बड़ा लीडर पूरे बैतुल मुकद्दस पे उसने रूल किया और ऑलमोस्ट 5 ईयर, लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो उसकी जो थे फ्यूनरल के पैसे नहीं थे उसके पास। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना ऐसा रूलर जो एक 5 साल तक पूरे बैतुल मुकद्दस पे और एक जो इराक है, सीरिया है, इस तमाम इलाकों पे उसने रूल किया, बट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ फ्यूनरल के पैसे भी नहीं थे। वो एक इतना जबरदस्त एक उसकी पर्सनालिटी थी जिसकी वजह से वो आज तक याद रखा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ द क्रूसेड एंड द मुस्लिम रूल्स। इफेक्ट ऑफ द क्रूसेड्स एंड द मुस्लिम रूल, यानी जब मुसलमानों का कंट्रोल हो गया बैतुल मुकद्दस पे और क्रिश्चियंस और वहाँ बहुत थे बैतुल मुकद्दस में, और जो क्रिश्चियंस के जो इलाके थे वहाँ भी मुसलमानों का कब्जा हो गया, तो जो बिहेवियर या एटीट्यूड था मुसलमानों का टूवर्ड्स क्रिश्चियन, उससे बहुत वो जो मुसलमानों का एटीट्यूड था टूवर्ड्स क्रिश्चियंस या नॉन मुस्लिम, उससे वो लोग बहुत एडमायर हुए, बहुत ही लाइक किया। और चूंकि वो एक एडवांस हर हाल में थे तो उन्होंने मुसलमानों से बहुत कुछ सीखा और मुसलमानों ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। वैसे ही मुसलमान ऑलरेडी अब्बासीज के दौर में काफ़ी डेवलपमेंट कर चुके थे, क्योंकि जब दो सिविलाइजेशन एक दूसरे से मिलती हैं या एक दूसरे में मर्ज होती हैं तो ऑब्वियसली
दोनों सिविलाइजेशन एक दूसरे से बहुत कुछ सीखती हैं। तो क्रिश्चियंस ने जो है मुसलमानों से काफ़ी कुछ सीखा, और अरब्स ने भी क्रिश्चियन से। जैसा कि मैंने प्रीवियस हमने लेक्चर में पढ़ा था कि मुसलमानों ने अब्बासीज डायनेस्टी के ज़माने में बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस और डेवलपमेंट की थी। जब क्रूसेड्स के बाद यूरोपियंस ने जो है वो क्या सीखा मुसलमानों से, जैसे कार्टोग्राफी यानी यूज ऑफ मेकिंग मैप, यानी वो आर्ट जो मैप के बनाने का था वो मुसलमानों से उन्होंने सीखा। इससे पहले वो इसको नहीं जानते थे। मुसलमान तो ऑलरेडी ट्रेडिंग और सीज और ओशियंस में ट्रेडिंग किया करते थे बहुत पहले, तो वो पूरे मैप बनाना, मैप को जानते थे। इवन जब वास्को डी गामा या इससे पहले भी जिन लोगों ने इंडिया आने की कोशिश की उसके बहुत सालों के बाद, तो इन्हीं मुसलमानों के बनाए हुए मैप को उन्होंने यूज किया और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और फिर वो इंडिया तक पहुंचे। तो ये मुसलमानों के बनाए हुए मैप थे, क्योंकि मुसलमान मैप मेकिंग में एक्सपर्ट थे। इसके अलावा उन्होंने क्या चीज सीखी? यूज ऑफ कंपास एंड एस्ट्रोबल, यानी वो जो जब ओशियंस में या ट्रेडिंग करने के लिए सीज में ट्रैवल करते थे, तो वहाँ कंपास रोज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऑब्वियसली जो मैप मेकिंग में होता है वहाँ भी कंपास रोज जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंपास रोज और एस्ट्रोबल दोनों चीज़ें जो है वो ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एस्ट्रोबल जो आज जिसकी जो है वो नेविगेशन, यानी जब ओशियंस में ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ बहुत ही एक लाजमी जो है वो ओशियंस के अंदर ट्रैवलिंग में लाजमी एक टूल है जिसके बगैर वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकते नेविगेशन ओशियंस में, जिसकी आज जो बहुत ही लेटेस्ट फॉर्म है। जो क्या चीज़ है, जो लेटेस्ट फॉर्म नेविगेशन या एस्ट्रोबल की है, सैटेलाइट से जो नेविगेशन करते हैं वो इसी बेसिस पे बनाई, यानी पूरे उस मैप को वो मैप के जरिए जो है वो गाइड कर रहा होता है सैटेलाइट की किस तरह से आपको जाना है, आपका क्या रूट मैप है। इससे पहले मुसलमानों ने ये एस्ट्रोबल जो है वो इन्वेंट किया था, जिसकी वजह से ओशियंस के अंदर नेविगेशन में बहुत ही मदद मिलती थी। इसके अलावा अरबिक नंबर, जो कि अरब्स में मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में इंडिया से उन्होंने अडॉप्ट किया था। यहाँ से इन्होंने मैथमेटिक्स में क्या चीज़ जो उन्होंने सबसे, मैथमेटिक्स नंबर तो सबके पास थे, बट मुसलमानों के पास भी जो थे नंबर्स यूज़ करते थे, डिजिट यूज़ करते थे। बट ये एक चीज़ उन्होंने इंडिया से सीखी मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में, क्या चीज़? दैट इज़ ज़ीरो। ज़ीरो एक ऐसी इन्वेंशन थी, और मुसलमान एक बहुत बड़े इलाके पे जो रूल कर रहे थे, जिसमें अफ्रीका, यूरोप, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट, तो इस तमाम इलाकों में जब ज़ीरो उन्होंने यूज़ किया और स्प्रेड किया, तो वो भी बहुत ही अहम बन गया एक नंबर। मैथमेटिक्स के जो डेवलपमेंट हुई मुसलमानों ने की, बड़ी अच्छी इन्वेंशंस और न्यू फार्मूलाज, और मैथमेटिक्स के अंदर फिजिक्स में जो जितनी भी इन्वेंशंस हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ ज़ीरो। तो मुसलमानों ने जो एक ज़ीरो जस्ट एक ही इंडिया में एक या सब कॉन्टिनेंट में एक था जो किसी को नहीं पता था, मुसलमानों ने उसको यूज़ किया, और जिसकी वजह से मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। इसके बाद ये फाइन स्टील मुसलमानों ने बनाना सीखा। ये फाइन स्टील बनाना जो है वो यूरोपियंस ने सीखा मुसलमानों से, क्योंकि जब कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो विक्ट्री या जीतने का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो राज था वो यही था कि उसके पास जो सोर्स थी वो ऐसे मेटल की बनी हुई थी जो कि इतनी आसानी से टूटती नहीं थी, और यही एक ऐसा रास्ता जो कि उसको विक्ट्री के अंदर जंग जीतने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यानी एक फाइन मेटल, फाइन स्टील बनाने का आर्ट जो था वो मुसलमान जानते थे, और जितनी भी मुस्लिम आर्मी थी एट द टाइम ऑफ सलाहुद्दीन अय्यूबी, उन्होंने इसी सीक्रेट को भी यूज़ किया, जिससे बेहतरीन किस्म का मेटल बनाना जानते थे, और उससे फिर सोर्ड बनाई जो कि जंग में जीतने के लिए इम्पोर्टेंट उसने रोल प्ले किया। इसके अलावा मुसलमानों से यूरोपियंस ने और क्या चीज़ सीखी? लग्जरीज, यानी कारपेट, कार्ड, चेस्ट, परफ्यूम्स और इस तरह की बहुत सारी जो है वो चीज़ें बनाना सीखी मुसलमानों से, क्योंकि तमाम चीज़ें मुसलमान जानते थे।
और क्या उन यूरोपियन से मुसलमानों से सीखा? फाइन फैब्रिक, यानी कॉटन और सिल्क कोलिब्रेशन से, कॉम्बिनेशन से एक फैब्रिक बनाया, वो लग्जरीज आइटम में थी। म्यूजिक में वायलिन, ग्लास मिरर, ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी मुसलमानों की, ग्लास मिरर बनाना। म्यूजिक में वायलिन है। स्पाइसेस हैं जो पूरी दुनिया से वो ट्रेडिंग करते थे, तो स्पाइस साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, मालदीव्स, यहाँ से स्पाइसेस वो लेके आते थे। स्पाइसेस का एक अच्छा यूज करना मुसलमान जानते थे, वो यूरोपियन से सीखा। तो यूरोपियन ने मुसलमानों से बहुत कुछ सीखा। और ये सारी जब दो सिविलाइजेशन मिली आफ्टर क्रूसेड्स और एक साथ रहना उन्होंने सीखा, तो इस तरह से उन्होंने मुसलमानों से बहुत कुछ सीखा। सारी जो बुक्स थी, मेडिसिन सारी उन्होंने मुसलमानों से सीखा। बड़ी बड़ी जो मेडिसिन की बुक थी मुस्लिम्स की, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें मुसलमानों से उन्होंने सीखा और आज वो उन्हीं के नाम से जानी जाती है। अभी किसी को, बहुत कम लोगों को पता है कि सारी इन्वेंशन जो वो आज वो अपने नाम से यूज़ कर रहे होते हैं, वो बेसिकली मुसलमानों ही की इन्वेंशन थी, उसको उन्होंने अडॉप्ट करके अपने नाम से यूज़ किया। अच्छा, हमने दो बड़ी डायनेस्टीज का इनिशियल अपने प्रीवियस लेक्चर में जो जिक्र किया था। इसके अलावा और डिफरेंट डायनेस्टीज भी मुसलमानों की थी जिन्होंने इस पूरे अरसे में रूल किया, जिसमें नंबर 1 क्या थी? फातमी, 910 और 11 बिटवीन 1171 के बिटवीन इन्होंने रूल किया। उनका मेन जो कैपिटल था, स्ट्रॉन्ग होल्ड था, दैट इज इजिप्ट। इन्होंने कायरो को जो है वो फाउंड किया, बनाया, बड़ा शहर बनाया, एक बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ बनाई, जामिल अजहर जो है वो फातमी ज़माने की बनाई। इन लोगों ने भी एजुकेशन में बहुत काम किया। यहाँ नॉर्थ अफ्रीका, मोरक्को, माल्टा, इस पूरे जो है वो एरिए पे इनकी गवर्नमेंट थी। सल्जूक जो थे उन्होंने 1037 और बिटवीन 1194 के बिटवीन यहाँ गवर्नमेंट किया। और ये बेसिकली एक तुर्क पर्शियन नस्ल के लोग थे। और यहाँ का जो पहला रूलर था दैट वाज सल्जूक बेग, और इसके बाद जो सबसे फेमस और बड़ा रूलर बना दैट वाज तोगरल बेग। ये इनकी डायनेस्टी में दो बड़े रूलर थे और फेमस थे। इसके बाद अयूबीज 1169 टू 1250, जो अभी हमने पूरा क्रूसेड में आपको जिक्र किया। ममलूक, सलाउद्दीन अयूबी का जो जब रूल ख़त्म हुआ तो उसके बाद ममलूक जो थे वो गवर्नमेंट में आए। कि बेसिकली मंगोल और तुर्क एक कौम थी जिन्होंने इस यानी 1250 और 1390 के बिटवीन जो है गवर्नमेंट थी। इनके बाद जो है वो ऑटोमन एम्पायर बनी, जो 1281 से लेके 1924 तक। ये एक बहुत बड़ी मुसलमानों की जो आखिरी गवर्नमेंट थी, यानी आप अंदाजा लगाएं कि 1281 से 1924 हमन 700 ईयर तक इन लोगों ने जो है ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की। बहुत ही मुसलमानों का बहुत जो है इम्पोर्टेंट जो टाइम था और आखिरी जो खिलाफत थी, ये भी अपने आप को इनिशियली जो है ना खलीफा कहते थे, और वो ऑटोमन एम्पायर जिसको हम खिलाफत उस्मानिया भी कहते हैं, 1924 में जो है वो ख़त्म हुई। ये एक बड़ी गवर्नमेंट थी। इसके बाद बेसिकली तुर्क थे और इनका जो मेन सिटी था वो इस्तांबुल था। और इन्होंने यूरोप, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, इराक और सदर्न यूरोप के बहुत सारे इलाकों पे गवर्नमेंट की। बहुत बड़े ऑटोमन एम्पायर हम सब जानते हैं, यमन और इजिप्ट तक जो है ना गवर्नमेंट थी ऑटोमन एम्पायर, एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट थी। इसके बाद मंगोल 1206 से लेकर 1334 पे इन्होंने गवर्नमेंट की। और ये बहुत ही एक तरह से रुतलेस, बहुत ही बेरहम एक कौम थी मंगोल, जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे और बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया इन्होंने मुसलमानों का। किसी पे रहम नहीं करते थे और जहाँ इनकी आर्मी जाती थी सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए जाते थे। मुसलमानों के इन लोगों ने, मंगोल्स ने जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया वो मंगोल्स ने पहुँचाया। इसके जो दो बड़े रूलर थे जिसमें चंगेज खान और हलाकू खान, ये दोनों बहुत मशहूर थे और इन लोगों ने लाखों मुसलमानों को जो है वो कत्ल किया। और आखिर में
इनकी बाद की नस्ल भी मुसलमान हो गई, जिसमें जो दो बड़े रूलर थे, जिसमें तैमूर, और इनके बाद की जो कुछ नस्ल में वो तमाम के तमाम मुसलमान हो गए, जिसमें दो बड़े रूलर गजन और तैमूर, यानी गजनी का एक रूलर था गजन, वो उसकी वजह से वो शहर का नाम पड़ा, और तैमूर, ये दोनों मुसलमान। और दो तैमूर भी एक बड़ा ही बेरहम और जालिम किस्म का जो इंसान था, उसने भी इज्जत मुसलमान होकर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया हर जगह। वो भी एक बड़ा ही जालिम और बेरहम इंसानों में शुमार होता था, बट वो मुसलमान था। तो मंगोल्स, क्यों मंगोल नस्ल से था, इसलिए उसको ये भी मंगोल ही नस्ल के थे। इससे पहले वाले चंगेज खान और हलाकू खान वो नॉन मुस्लिम, और वो बेसिकली नेचर की वर्शिप करते थे, यानी ट्रीज है, माउंटेन्स हैं, रिवर है, स्काई है, और इस तरह की चीज़ों की वर्शिप करते थे। उसके बाद जो तैमूर और गजन जो है, इसके बाद तैमूर और गजन मुसलमान हुए। तो ये टोटल आज इस लेक्चर में मुसलमानों की जितनी गवर्नमेंट हुई, जो इन्वेंशन हुई, जो फाइट हुई क्रूसेड की, जो इम्पोर्टेंट थी, वो हमने डिस्कस किया। और इस तरह हमारा ये आज का चैप्टर जो है ख़त्म हुआ। इसमें कुछ ऐसी रिलेटिव वीडियोस भी दिखाऊंगा जिससे आप लोगों का और ज़्यादा इसकी नॉलेज हासिल होगी। When you go out in the middle of the night and look at the seemingly billions of stars, you start to realize your position and scale in a massive and indifferent universe. But how many of those stars can you name? I can name around 5. Vega, Betelgeuse, Algol, Altair, and Fomalhaut. All of these names are actually Arabic. In fact, around 2/3 of the stars that have names have Arabic names. And we have one period of history to thank for that: the Islamic Golden Age. First of all, what was the Golden Age of Islam? It was a period of time, roughly around 500 years, when scientific studies and research in fields like medicine, economics, mathematics, geography, astronomy, and many more were flourishing in the Islamic world. Muslims contributed greatly to science, culture, and literature. One of the most famous and scary examples is algebra, which was founded by Al-Khwarizmi, a Persian polymath. Here's another question. What was Islamic about it? When we call it the Islamic Golden Age, the idea comes to mind that it was just Muslims, but it really wasn't. For instance, many of the personal physicians to Abbasid caliphs themselves were Christians. A Christian called Hunayn ibn Ishaq al-Ibadi was the head of the House of Wisdom for a long period of time. He was given that position by Al-Mamun. Jews and Zoroastrians played a huge role in translating old works of Greek, Roman, Persian, Chinese, and Hindu origin into Arabic. People of all religions and cultures came together in Baghdad to fuel the Golden Age. So, from this point on, when I use the term Islamic scholars, I don't mean necessarily Muslim scholars, but also scholars from other faiths and cultures. I mean all scholars who worked under the patronage of a Muslim ruler or a state that had Islam as its state religion. So, when did the Golden Age start? A lot of people put the starting date around 786 CE, when Caliph Harun al-Rashid ascended to the throne. Some people tend to put it around 610 CE, when Muhammad received his first revelation, because, well, of course they do. Personally, I put it around 25th of January 750 CE, because, well, that's easier to remember, and that's the year the Abbasids came to power.
All of them together made the conditions that made a golden age even possible. For instance, Al-Mansur founded the city of Baghdad, the center of the golden age, and paper was made famous during Al-Mahdi's reign. As you might expect, paper played an important role in the golden age. It was taken from the Chinese in 751 CE during As-Safa's reign. So, all of the caliphs before Harun al-Rashid played some role in bringing the golden age. The most important thing, I think, during the Golden Age was the translation movement. Muslims were in control of many important centers of learning of the ancient world. Cities like Alexandria, once home to the Great Library, now a mere shadow of its former self. Gandhishapur, which was home to a great academy. Many alumni of this academy went on to work at the House of Wisdom in Baghdad. From these old cities, Muslims inherited a massive collection of books and manuscripts written primarily in Greek, Persian, Hebrew, Aramaic, and to some extent Latin. Scholars went on to translate these books to preserve their knowledge. They translated these books to Arabic. A huge number of ancient Greek works only exist today because of this movement. I've even read somewhere that a scribe who translated a book was given the book's weight in gold. The Christian physician I mentioned earlier, Hunayn ibn Ishaq al-Abadi, was known as the Sheikh of the translators because he translated many books from Greek to Arabic, including Plato's Republic. Islamic scholars didn't only take and translate works, they also contributed to them. They learned from them and did further research on them. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi famously founded the basis of algebra. He also made commentary and improved upon Ptolemy's work on geography. Ibn Mu'ad al-Jiyani, inspired by Euclid's works, wrote the earliest known treatise on spherical trigonometry. Ibn al-Haytham did groundbreaking works on optics. He was also the first known scholar to suggest the use of experimentation to prove hypotheses. I like to think of him as the first scientist. Ibn al-Nafis made commentaries on Hippocrates' works. He also described the pulmonary circulation of blood, first known person to do so. I'll go into more detail about the contributions of Islamic scholars in future videos about the Golden Age. Now, why Baghdad? In one word, I think geography. Baghdad was founded in Mesopotamia, which was rich in agriculture, so the city had the right conditions to grow, become a large metropolitan city, one big enough to be rich and to house all the immigrants it needed. And it did need a lot of immigrants. Educated people from throughout the empire, or even beyond the empire, were given the incentive to move to Baghdad. This made sure that all smart people were attracted to Baghdad. In addition to that, many centers of learning from the ancient world were now under Islamic control, thanks to more than a century of conquests. All these cities contributed their knowledge to the House of Wisdom. Persia, for instance, played a huge role. The academy mentioned earlier was home to thousands of manuscripts and hundreds of scholars, all of which were moved to Baghdad. Together, these factors created an intellectual revolution. The most important edge that the Abbasids had was that they controlled a significant portion of the Silk Road. The Silk Road, if you don't know, was an old network of trade routes that were used to trade goods between China, India, the Middle East, and Europe. Along with goods, ideas traveled on this road, and to some extent disease, but let's not talk about that. Let's say the Indians invent something. If it looks like it'll be profitable, some merchant will buy it from India and sell it in the Levant, maybe in Damascus or Jerusalem. From there, if it looks like it'll sell in the European market, some merchant will take it to Europe. This way, the world was very connected, and the cities that were on the Silk Road were some of the most important cities in history. The Abbasid Empire was controlling a significant portion of those cities, so any idea that traveled down the Silk Road found its way to Baghdad. Now, when I was younger, I first read about the Golden Age. What came to my mind was that Muslims just took works from others and made some improvements. That's not a big deal. But well, that's one of the reasons I want to kill my younger self. As I grew up, I realized that you have to build up on the works of others. You can't do anything without those who came before. Our life is made by the death of others, as Leonardo da Vinci said. If you're a writer, you probably read a lot. If you're an artist, you look at other artists' artworks a lot. When you're new to a field, you look at and learn from others who have been there before you. And over time, you mix their style with your own unique style and make something new. Sort of a remix. And there's nothing wrong with that. I'm going to link a great video by NerdSync here. So that's why in this video, I keep talking about the importance of older works that Baghdad had access to. Without them, there could never have been a golden age of Islam. Muslims took work from the people who had been there before and remixed them to make something new. Then the Europeans during the Renaissance took those works and remixed them to make something newer. The device that you're watching this video on, for instance, has a microprocessor in it that runs on programming.
an extension of the concepts proposed by the goddess Ada Lovelace. The program uses binary. Binary is made of two numbers, 1 and 0. 0 was popularized by Islamic scholars. Those scholars took it from the Indians. The device you're watching it on might look like magic to those Indians, but for us, it was sort of a natural progression over things that came before it. The end of the Golden Age is said to be in the year 1258 CE, when Hulagu Khan sacked Baghdad. It is said that the Tigris River ran black with ink from the books and manuscripts flung into the river. The leather covers of those books were used to make shoes by the barbarians. For the Muslim world, the shock of this event was unparalleled. Baghdad was an important center of learning. It was a hub of international trade. It was the home to the Caliph. Anywhere from 200,000 to 1 million people were slaughtered. The Mongols killed so many people that Hulagu himself couldn't stay in the city because of the stench of the dead bodies. However, I don't believe that this was the end of the Golden Age. It didn't end as much as it dispersed. Islamic scholars still continued to do scientific works in other places like Cordoba and Cairo. Scholars like Ibn Khaldun continued to do great work away from Baghdad. All of this makes you wonder what happened to the Muslims. How'd they go from pioneers of science and culture to, well, today? See you next time.